तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज के इस चैप्टर में हम इंडियन पॉलिटी के एक चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। ये एमसीक्यू एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी से प्रिपेयर किए गए हैं। इससे पहले की वीडियो में हम प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के एमसीक्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं संघ एवं इसका क्षेत्र से रिलेटेड एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न है कि संविधान में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई। ठीक है, हमको बताना है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 व 4 में या उपरोक्त सभी में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4। तो आर्टिकल 1 से 4 तक में हमें संघ व इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 1 भारत को बताता है, या अनुच्छेद 1 में भारत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 भारत के बारे में क्या बताता है? ऑप्शन ए है कि यह भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, या ऑप्शन बी राज्यों का समूह है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो जो अनुच्छेद 1 है वो भारत को राज्यों का संघ बताता है। क्या बताता है? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, और अगर संविधान के ढांचे की बात करें तो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका ढांचा कैसा है? संघीय ढांचा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत को राज्यों का समूह के स्थान पर राज्यों का संघ पर महत्व देने के क्या कारण थे? ठीक है, तो जो बी.आर. अम्बेडकर जी थे उन्होंने भारत को राज्यों के समूह के स्थान पर राज्यों का संघ कहना ज्यादा उचित समझा। इसके पीछे क्या कारण थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ऑप्शन बी है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई भी अधिकार नहीं है, यानी कि जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन सी है, दोनों सही है, और ये ऑप्शन डी है, कोई भी नहीं सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो भारतीय संघ और राज्यों के बीच में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है कि जिसके तहत ये भारत में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो संघ की व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में क्या होता है, जो राज्य होते हैं वो संघ के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये राज्य केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे के हिस्सेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों को संघ अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी उनको देख लेते हैं। तो भारतीय क्षेत्र की पहली कैटेगरी है राज्यों के क्षेत्र या टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी संघ क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी, जिनको हम यूटी बोलते हैं। और तीसरे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है, और इसका उदाहरण है भारत द्वारा संविधान लागू होने के बाद विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण, जिसमें था दादर व नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी और सिक्किम। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र थे जिनको संविधान लागू होने के बाद अधिग्रहण किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है? ठीक है, अब हमको बताना है कि जो राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम होते हैं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथे शेड्यूल में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में। ठीक है, तो अनुसूचियां अगर बात करें अनुसूची क्या होती है, तो शेड्यूल ऐसी तालिकाएं हैं जिसमें अतिरिक्त जानकारी होती है जिनका उल्लेख अनुच्छेदों में नहीं किया गया, इनका उल्लेख आर्टिकल में नहीं किया गया। ठीक है, हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, लेकिन संशोधन के बाद इसमें 4 अनुसूची और जोड़ दी गई, जिससे कि कुल मिलाकर अब कितनी अनुसूची हो गई है? 12। तो अभी प्रेजेंट में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो जो हमारी पहली अनुसूची, पहली शेड्यूल, उसमें क्या है? उसमें संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो दूसरी अनुसूची इसमें परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें हमारे राष्ट्रपति के भत्ते, विशेषाधिकार, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में भत्ते, विशेषाधिकार या परिलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या? इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है। तो इसमें अनुसूची में केंद्रीय मंत्री हो गए, संसदीय
चुनाव के उम्मीदवार हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उनसे संबंधित शपथ व प्रतिज्ञान इसमें शामिल हैं। ठीक है। चौथी अनुसूची में यह अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची में इस सूची में भारत में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधित प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान है। जो सातवीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं, इसमें 3 सूचियां या 3 लिस्ट हैं जो संघ व राज्यों की भी शक्ति को विभाजित करती हैं। जो लिस्ट नंबर 1 है, सूची 1, उसमें संघ सूची बोलते हैं। और इस सूची में जो भी विषय हैं, ठीक है, इस सूची में जो भी विषय उन पर कानून बनाता है कौन? केंद्र सरकार या संसद। ठीक है। अनुसूची 2 लिस्ट 2 यह राज्य सूची है और इस सूची में जो भी विषय बताए गए उन सभी विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। ठीक है। और जो तीसरी सूची है, लिस्ट है, वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उन सभी विषयों पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची, इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, जिनको संविधान द्वारा मान्यता दी गई। तो आठवीं अनुसूची हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची, इसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों को इस सूची में दर्शाया गया है। जो हमारी अनुसूची 10वीं है, इसमें दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान है। जो 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार व उत्तरदायित्वों से संबंधित 29 विषयों का वर्णन किया गया है। और जो हमारी लास्ट 12वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार व उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विषयों का वर्णन है। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद द्वारा संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट कर सकेगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 से, आर्टिकल 2 से, आर्टिकल 3 से, आर्टिकल 4 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद बी। तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 2 है वो संसद को 2 शक्तियां देता है। ये शक्ति है कि संसद नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, एडमिशन ले सकती है। दूसरा है कि नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, या एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्सीमन, इंटरनल रीएडजस्टमेंट की व्यवस्था करता है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद जो 3 है वो भारतीय संघ को शक्ति देता है राज्यों के पुनर्सीमन करने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण व वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 3 जिसके अंतर्गत संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा, बढ़ा या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है के संबंध में सत्य है। तो ऑप्शन ए है कि परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी है रिकमेंडेशन से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने या सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित जो भी अध्यादेश होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यानी कि इस तरह के परिवर्तन के लिए संबंधित विधेयक को या अध्यादेश को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। ऑप्शन बी बोलता है कि रिकमेंडेशन से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। तो जो इसमें राष्ट्रपति होता है उस राज्य के, जिस राज्य की सीमा को घटाया या बढ़ाया या परिवर्तन किया जा रहा है उसके विधानमंडल को वो अध्यादेश भेजता है और उनका मत जानने की कोशिश करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट ए है वही एक मात्र सही है। ठीक है, रिकमेंडेशन से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। ठीक है, तो मत जानने के लिए, भेजने के लिए वह राष्ट्रपति बाध्य है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत मानने को लिए बाध्य नहीं। ठीक है, जब राष्ट्रपति ने मत जानने के लिए भेज दिया तो जब वो स्टेट लेजिस्लेचर वापस करती है तो जो भी मत देती है वो मत
मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। ठीक है, तो संसद या राष्ट्रपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो ये तो बात हो गई एक स्टेट के बारे में, राज्य में। लेकिन संघ क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें ये सब लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संसद जब चाहे उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। तो जो यूनियन टेरिटरी के केस में होगा उसमें हमें उस यूटी के विधानमंडल का मत जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, और संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि जो भारत है वो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक है, तो भारत क्या है? भारत है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। ठीक है, अब अगर अमेरिका की बात करें, जो अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण व उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती है। तो अमेरिका को देखें तो अगर अमेरिका की जो संघीय सरकार है वो किसी राज्य की सीमा में का निर्माण या उनकी सीमा में परिवर्तन करना चाहती है तो उसको अमेरिकी संघ को राज्यों की अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या गठन व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन के बारे में सत्य है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या गठन, एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट होता है, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं, क्षेत्रों के नामों परिवर्तन से संबंधित है। तो उन्हीं के बारे में हमको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि यह संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, और इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी ये दोनों सही है या कोई भी नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में सही है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के प्रवेश या गठन संबंधित या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों, नाम परिवर्तन से संबंधित जो भी संविधान संशोधन किए जाते हैं वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 368 के अंडर नहीं आते हैं। और ये जो भी संशोधन होते हैं इनको कानून बनाकर या एक सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बेरूबारी मामला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, अब हमको देखना है बेरूबारी मामला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि यह मामला बेरूबारी के विवादित क्षेत्र से संबंधित है जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, जो 1960 का जो पाकिस्तान था उसकी सीमा पर या भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित क्षेत्र है। ऑप्शन बी है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं होती है। ऑप्शन सी दोनों सही है या कोई भी नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बेरूबारी मामले के संबंध में सही है। ठीक है, तो बेरूबारी एक विवादित क्षेत्र है जो कि भारत और 1960 के पाकिस्तान की सीमा पर स्थित था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सन 1960 में राष्ट्रपति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के 1958 के समझौते में सर्वोच्च न्यायालय से मदद मांगी थी। ठीक है, और इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि जो बेरूबारी का क्षेत्र वो समान रूप से दोनों भारत और पाकिस्तान को वितरित कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में मदद मांगी। तब अदालत ने कहा कि जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना कानून बनाने वाले के दिमाग को खोलने के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। हालांकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान द्वारा भारत सरकार को दी गई सभी शक्तियों का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ये कमेंट्री थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि जो संसद की शक्ति है वो राज्यों की सीमा समाप्त करने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की है। ठीक है, ना कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश में देने की। तो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संसद ने नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 लाया, लेकिन लगातार मुकदमेबाजी और अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पर विचार करना। ठीक है, तो इस संशोधन में भारत द्वारा कुछ भाग अधिग्रहण किया गया और जबकि कुछ अन्य भूभाग बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया।
ऑप्शन बी है कि भारत व बांग्लादेश समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा और जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। ऑप्शन सी है कि 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित किया गया। तो बताना है कि 100वें संविधान संशोधन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही हमारे 100वें संविधान संशोधन के बारे में सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आजादी के समय भारत कितनी राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था? ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट्स। तो बताना कि जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत में कितनी राजनीतिक इकाइयां थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी या 5 थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, तो आजादी के समय भारत कितनी इकाइयों में बटा हुआ था? भारत 2 पॉलिटिकल यूनिट्स में बटा हुआ था। पहली यूनिट थी ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, इसमें क्या था? ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था। और दूसरी यूनिट थी हमारी देशी रियासतें, जो कि राजा के शासन के अधीन थी लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है कि इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत व पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ऑप्शन बी है कि देशी रियासतों को 2 विकल्प दिए गए, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। ऑप्शन सी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है या इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या हुआ था? इसमें 2 स्वतंत्र पृथक वाले देश बनाए गए, एक था भारत और दूसरा कौन सा? पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा ऑप्शन भी था वो इनकरेक्ट था, क्योंकि देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। ठीक है, 2 विकल्प नहीं 3 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प था कि या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय करीब 552 देशी रियासतें थी और जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। ठीक है, तो 552 में 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन्होंने भारत में शामिल होने से क्या कर दिया? मना कर दिया और बोले हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, लेकिन हैदराबाद को बाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल कर लिया गया भारत में, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा शामिल कर लिया गया भारत में और कश्मीर को एक विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। स्टेटमेंट है कि 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 1950 में संविधान ने भारतीय संघ को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा। ठीक है, पहले थे पार्ट का या भाग का के राज्य, जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ठीक है, जिन राज्यों को भाग का में रखा गया था वो क्या थे? वहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन होता था। ठीक है, दूसरा भाग था भाग खा। इस भाग खा में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन लागू था। ठीक है, भाग गा में वो राज्य रखे गए जिनमें जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन होता था। ठीक है, और एक हमारा लास्ट भाग था पार्ट घा, जिसमें सिर्फ एक राज्य को रखा गया जो कि था अंडमान व निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो 1950 में संविधान ने भारत को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा। ठीक है, पार्ट ए जिसमें हमारे असम, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, वेस्ट बंगाल शामिल थे। ठीक है, कुल मिला के 9 स्टेट थे पार्ट ए में। इसके बाद पार्ट बी के जो राज्य थे उसमें हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश शामिल थे और इसमें भी कुल 9 स्टेट को रखा गया था। पार्ट सी में हमारे स्टेट थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और इस पार्ट सी में 10 स्टेट थे और जो पार्ट डी था इसमें सिर्फ एक ही स्टेट था जो कि था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित एमसीक्यू को कवर किया। इस चैप्टर के एमसीक्यू अभी कंप्लीट नहीं हुए, इसके बाकी एमसीक्यू हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।